नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पाकिस्तान मतलब आतंक का बेहद गंदा पहलू वहां पर देख लिया है। नवाज शरीफ ने गुड एंड बैड तालिबान की खूब बातें कह ली हैं, तमाम कस्में खा ली हैं, लेकिन क्या आतंकवाद भी कभी अच्छा हो सकता है? भारत के गृह मंत्री ने कहा है कि थोड़े इंतजार के बाद उस दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ खबर आ सकती है। नवाज शरीफ जिसकी मेहमान नवाजी पाकिस्तान में कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को लेकर अपनी सही धारणा नहीं बना पाया है। उसके लिए आतंकवादी अगर भारत का दुश्मन है तो आतंकी नहीं है। पाकिस्तान का सच, ऐसे लड़ेगा आतंक से। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी पड़ोसी देश में आराम की जिंदगी बिता रहा है। एक बार फिर से मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की चर्चा चल पड़ी है। सैकड़ों जानों का हत्यारा दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। इस बात को पहले भी कई बार कहा गया, लेकिन पाकिस्तान ने इसका इकरार कभी नहीं किया। जब दाऊद पर बात हो रही है तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही कि भारत सरकार इस मामले पर काम कर रही है। मैं यही कराची से बैठ करके पूरे देश को चलाता हूँ, हिंदुस्तान को चलाता हूँ। मैं लीडर हूँ, मैं हूँ सब कुछ हूँ। क्या कहेंगे सर इस पर? वैसे दाऊद का जहां तक प्रश्न है वो मोस्ट वांटेड लोगों में से है, जिसके संबंध में कि भारत ने भी पाकिस्तान से कहा है कि उसे हवाले किया जाना चाहिए और प्रतीक्षा की है। लेकिन जितनी भी घटनाएं हुई हैं पेशावर में हुई, उसके बाद भी भारत ने सख्त शब्दों में जो अपनी मांग थी उसको पुरजोर तरीके से रखा था। प्रधानमंत्री जी ने खुद बात की थी। किस दिशा में आगे उम्मीदें देश की जनता रखी? हमारे देखिए, अब आगे देखते रहिए। आईबी के पूर्व डायरेक्टर अरुण भगत का कहना है कि पाकिस्तान कभी भी ये बात नहीं मानेगा कि दाऊद पाकिस्तान में ही रहकर अपना कारोबार चला रहा है, और ना ही वो भारत को कभी उसे सौंपेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान खुद बेनकाब हो जाएगा। So once they admit that he is there, Pakistan will stand totally exposed. So they are not in a position to admit that Dawood is there, and it's an open secret. He was there, has been there for such a long time. I mean, his daughter got married to Mirdad and son. सवाल ये है कि पाकिस्तान एक तरफ बात आतंक के खात्मे की करता है, गुड एंड बैड तालिबान में फर्क ना करने की धींगे हाँकते हैं नवाज शरीफ, लेकिन गुड एंड बैड टेररिज्म की बात आते ही दाऊद और हाफिज जैसे आतंकियों को पाकिस्तान अपनी महफूज गोद में बिठा लेता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक दफे कहा था कि हमारे यहाँ अच्छे आतंकवादी हैं और बुरे आतंकवादी हैं। अच्छे आतंकवादी हमारे देश को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए हम उसको क्यों तंग करें, क्यों उनके एक्शन खिलाफ लें। दूसरे बुरे आतंकवादियों उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो ये उनका प्राइम जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है पाकिस्तान का। तो दाऊद इब्राहिम जो है एक अच्छे, उनके लिए अच्छे आतंकवादियों जैसा माना जाता है, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर जो कर रहे हैं वो अच्छे आतंकवादी कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। आईएसआई और पाकिस्तान की ये रणनीति है जिसके तहत वो हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि वो पाकिस्तान को मदद देता है और भारत का दुश्मन पाक का दोस्त बन जाता है। ऐसे चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, उसको मानता है पाकिस्तान, उसको अच्छे आतंकवादी के रूप में एक बहुत बड़ा इंसान समझता है वो, और हमेशा, क्योंकि उसके सारे कॉन्टेक्ट्स हिंदुस्तान में, दुबई में सब जानता है, समझता है, इसलिए उसको वो छोड़ नहीं सकते। वो एक उनका खास, पाकिस्तान का खास आदमी है और उसको हमेशा मदद देंगे, मदद करेंगे। और उसको मेरे ख्याल में इंडिया को जब तक कोई हम ऐसा मसला न निकालें तब तक इंडिया के लिए उसको पकड़ना मुश्किल। दाऊद को पाकिस्तान में आरामगाह मिलने की वजह यह भी है कि आतंकी संगठनों को आईएसआई जो फंड मुहैया कराती है उसका बड़ा हिस्सा दाऊद और उसके नेटवर्क से आता है। फंडर ऑफ द मेनी नोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन based in Pakistan which are waging a war against India. Second thing, Pakistan has been denying for a very long time,
Now he's caught, not by India but by the Western intelligence agencies and the news agencies. दाऊद अब महज भारत का ही दोषी नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी उसे आतंकी माना जा चुका है। ऐसे में जरूरी ये भी है कि दबाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से बनाया जाए। Community to mount pressure on Pakistan to arrest him. You see, Dawood is one criminal, which is involved in so many crimes and wanted not by only India. He has been proclaimed offender in communal rights, and as well as he's wanted by the American government also. दाऊद को लेकर अमेरिका और भारत साझा अभियान की भी बात कर चुके हैं, और अगर दाऊद भारत या अमेरिका के हाथ लग गया तो पाकिस्तान के वो सारे राज सामने आ सकते हैं जो अब तक दाऊद के सीने में दफन हैं। यही वजह है कि दाऊद को बचाना पाकिस्तान और आईएसआई की जरूरत ही नहीं, मजबूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान लाख इनकार करे, लेकिन हिंदुस्तान को खूब पता है कि दाऊद की आरामगाह पाकिस्तान में ही है। यहां तक कि उसके सभी अड्डों और आलीशान घरों का भी पता भारत की तरफ से पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और फौज उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो शख्स अमेरिका में भी वांटेड है, यूएन जिसे आतंकी मान चुका है, पाकिस्तान में आज भी महफूज है। आखिर क्यों? और उसे पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, आखिर क्यों? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कहाँ है और कौन लोग उसकी मदद कर रहे हैं? ये वो सवाल है जिनका जवाब पाकिस्तान में हर किसी को मालूम है। हर कोई जानता है कि देश के मोस्ट वांटेड को हमारे ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है। दाऊद की बेटी महजबीन का निकाह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे के साथ हुआ तो खुलेआम उस शादी का जश्न पाकिस्तान में मनाया गया। Well, we think where he is, but Pakistan denies he is in Pakistan. Pakistan flatly denies that Dawood Ibrahim is in Pakistan. हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसी के पास पाकिस्तान में दाऊद के पते की पुख्ता जानकारी है और कई बार पता जग जाहिर भी हो चुका है। पाकिस्तान में दाऊद का पहला पता है मोइन पैलेस, सेकंड फ्लोर, अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह, क्लिफ्टन, कराची। जबकि डॉन का पाकिस्तान में दूसरा ठिकाना माना कि अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान में था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए गए शहरयार खान ने इस बात का खुलासा किया था, लेकिन कुछ ही देर में शहरयार खान अपने बयान से पलट गए। हालांकि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को डॉन के ठिकाने का ही नहीं, उसके हर काले धंधे की भी जानकारी है। ड्रग्स से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी और सट्टेबाजी तक डी कंपनी का काला कारोबार फैला हुआ है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में भी डी कंपनी का नाम आया। इस मामले में दाखिल हुए आरोप पत्र में बाकायदा दिल्ली पुलिस ने दाऊद का नाम और पाकिस्तान वाला उसका पता तक दर्ज किया। लेकिन पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी को लेकर हिंदुस्तान के सारे सबूतों को पाकिस्तान हमेशा नकारता ही आया है। To us, we have been demanded. We have given them government of India has given them a dossier also to Pakistani, but they were in denial mood and they were kept saying no, and he's not here. Now here is a conversation. He's based in Karachi. We knew government of India knew the address of his house number. Many such interceptions were made by conversation, or intercepted by Indian intelligence. They were denying it. पाकिस्तान की सत्ता पर 10 साल तक काबिज रहे परवेज मुशर्रफ ने भी दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात कही थी। मुशर्रफ का दावा है कि दुनिया के लिए भले ही अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद खूंखार अपराधी माना जाता हो, लेकिन पाकिस्तान में लोग उसे काफी इज्जत की नजरों से देखते हैं। साफ है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है। वो अब भी हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड को पनाह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और वैसे सुपर पावर अमेरिका की अब बात करें तो अमेरिका के आजकल अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। एक तरफ इस्लामिक स्टेट का दबाव झेल रहा है अमेरिका, तो रूस की तरफ से भी उसे परेशानियां ही मिल रही हैं। लेकिन तीसरा मसला वो है जो अमेरिका की बिन बुलाई मुसीबत है। दरअसल उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन पर बनी हॉलीवुड फिल्म ने उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच जो लड़ाई छेड़ती है वो खतरनाक तो है ही, साथ ही यहां जोक भी पास होने लगे हैं। मसलन उत्तर कोरिया के रक्षा विभाग ने ओबामा को बंदर करार दे दिया है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। मसला बनना एक फिल्म से शुरू हुआ था और आज हालात ये हैं कि किम जोंग उन और ओबामा के बीच शीत युद्ध के हालात बन चुके हैं। शीत युद्ध भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार उत्तर कोरिया की तरफ से ओबामा को लेकर जिस तरह की टिप्पणी आई है वो सीधा उन्हीं के लिए है। जी हाँ, कुछ ऐसी टिप्पणी उत्तर कोरिया के रक्षा विभाग की तरफ से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए आई है। इस टिप्पणी में ओबामा को बोलने में लापरवाह तो कहा ही गया, साथ ही उनकी तुलना गर्म जंगल में रहने वाले बंदर से की गई है। अब भला इतनी बड़ी टिप्पणी बिना किम जोंग उनकी इजाजत की तो नहीं की जाएगी। ऐसे में जाहिर है कि ये तानाशाह ओबामा पर पूरे गुस्से में हैं। दरअसल उत्तर कोरिया की शिकायत है कि उनके देश में इंटरनेट रह रहकर ब्रेकडाउन हो रहा है और इंटरनेट के इस ड्रॉप आउट का जिम्मेदार उसने अमेरिका को ठहरा दिया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की साइट हैक होने के मामले में वॉशिंगटन ने उत्तर कोरिया को जिम्मेदार ठहराया था। फिलहाल व्हाइट हाउस की तरफ से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये तो तय हो चुका है कि उत्तर कोरिया भिड़ने के मूड में है और अमेरिका के हर कदम का जवाब तीखा मिलने वाला है। उत्तर कोरिया की तरफ से आगे कहा गया है कि अमेरिका एक बड़ा देश बिना शर्म के डीपीआरके के बड़े मीडिया इंटरनेट ऑपरेशन में बाधा डाल रहा है, जिस तरह बच्चे खेल रहे हों। दरअसल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हत्या के प्लॉट को लेकर बनाई गई फिल्म द इंटरव्यू को लेकर उत्तर कोरिया ने पहले भी अमेरिका को आगाह किया था और हमले की धमकी भी दी थी, जिसकी वजह से इस फिल्म को बाहर तो मार्केट नहीं मिल पाई, लेकिन ऑनलाइन और अमेरिका के कुछ थिएटर्स में ओपनिंग जरूर मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर बधाई भी दी, लेकिन उत्तर कोरिया का गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि 1950-53 के बीच हुई कोरियन वॉर के बाद से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव बना ही रहता है। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिकों का तैनात होना भी उत्तर कोरिया को पसंद नहीं। ऐसे में ये मामला और तूल पकड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं ड्रैगन की उस चाल की जो वो चुपचाप चल रहा है। चीन से बिजली की कमी से जूझ रहे नेपाल को न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाने का वादा किया है, बल्कि उसे दी जाने वाली अपनी मदद राशि को 5 गुना बढ़ा दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी नेपाल दौरे पर हैं और उन्होंने यहां घोषणा की है कि वो नेपाल को दी जाने वाली 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर को बढ़ाकर 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर देंगे। और चीन ने यह भी कहा है कि चीन भारत और नेपाल के साथ त्रिपक्षीय सहयोग व्यवस्था के तहत काम करने का इच्छुक है। हालांकि इस तरह चीन का नेपाल पर मेहरबान होना इस बात का सबूत है कि वो भारत और नेपाल की नजदीकियों को देखते हुए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, ताकि एशिया में उसकी हालत कमतर न हो। अगर आप शॉपहॉलिक हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि इंग्लैंड के कई शहरों में सुपर सेल्स का ऑफर चल रहा है, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड्स पर। लेकिन यहां की खरीदारी के लिए आपको काफी एफर्ट करने पड़ सकते हैं। यहाँ जमा भीड़ को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये लोग किसी प्रोटेस्ट या जश्न में शामिल होने आए हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। लंबे कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये लोग शॉपहॉलिक हैं। ये नजारा लंदन का है, जहां हजारों की संख्या में भीड़ सिर्फ इसीलिए जमा हुई है क्योंकि उन्हें सुपर सेल के ऑफर में शॉपिंग करनी है। क्रिसमस के अगले दिन यानी 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे कहा जाता है। पुरानी परंपरा के मुताबिक इस दिन बक्से में भरकर लोगों को तोहफा देने की रिवायत चली आ रही है।
इसी आधार पर ब्रिटेन में इस दिन बॉक्सिंग डे सेल लगता है, जिसका खरीदार साल भर इंतजार करते हैं। ब्रिटेन में शॉपिंग के दीवानों को साल भर 26 दिसंबर का इंतजार रहता है। ऐसा मौका भला शॉपaholic कैसे छोड़ सकते हैं। क्रिसमस की रात 2 बजे से जुटी भीड़ सुबह 7 बजे तक शॉपिंग मॉल्स के बाहर जमा रहती है। विंडो शॉपिंग करते लोगों को बस इंतजार था अपनी बारी का। किसी को डिस्काउंटेड परफ्यूम लेने थे तो कोई बैग्स की शॉपिंग में जुटा था। इस सुपर सेल में 80 to 90% डिस्काउंट था। लंदन घूमने आए लोगों के लिए ये मौका बेहद ही खास था। इस दौरान ये ऑनलाइन शॉपिंग की तुलना में दुकानों पर खरीदारी ज्यादा देखने को मिली, जिसका दावा है कि शुरू के ही कुछ घंटों में उन्होंने कई लाख पाउंड का कारोबार कर लिया। वहीं यहाँ वेस्टर्न शॉप ने सिर्फ कुछ ही देर में 1.5 करोड़ पाउंड का कारोबार करने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और त्योहारों का सीजन ही है, ऐसे में तरह तरह के ऑफर्स की भरमार है, लेकिन ब्रिटेन में ही एक ऐसा सरकारी ऑफर दिया जाता है जो लोगों के लिए काफी अच्छा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ब्रिटेन में 2005 में एक ऐसा कानून बना जिसने लोगों को जी भर पर पीने की छूट दे दी। बात महज 24 घंटों की थी, लेकिन हैंगओवर बेहद खतरनाक था। हाँ भाई, पता है हमें कि आपकी बॉडी लूज हो रही है। अरे तो क्या हुआ, क्या आप सड़क पर ही सो जाएंगे? ओहो, पार्टी इनके भी माइंड में है। तभी तो आधी रात को लंदन की सड़क पर ही शुरू हो गया क्रिसमस सॉन्ग। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इनकी मस्ती का फायदा दरअसल उन कन्वीनियंस स्टोर्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को हुआ है जहां से इन्होंने बेतहाशा शराब खरीदी है। ये नतीजा ब्रिटेन के उस कानून का है जिसके तहत क्रिसमस से पहले 24 घंटे के लिए शराब का लाइसेंस दिया जाता है। इन 24 घंटों में मिलने वाली शराब की कीमत भी बेहद कम हो जाती है। न्यू लेबर पार्टी ने यह कानून 2005 में बनाया था। लेकिन कानून का क्या असर हो रहा है वो आप देख सकते हैं। इस कानून ने ब्रिटेन की सड़कों पर गड़बड़ झाला मचा दिया। तभी तो नौबत सड़क पर ही वॉमिटिंग की आ गई। थोड़ी नहीं जनाब, काफी बूझ हो चुकी है और पुलिस के साथ साथ मेडिकल कर्मियों की भी आफत आ चुकी है। सूटेड बूटेड होकर हुई पार्टी और पार्टी का असर कुछ यूं हुआ, सड़क पर ही शुरू हो गए। भला क्रिसमस सीजन की बूझ है, इतनी आसानी से कहां उतरेगी। कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बूझ का समाधान करने का वायदा किया था, लेकिन उस वायदे का क्या हाल है वो आप लंदन की सड़कों पर ही देख सकते हैं। ब्रिटेन का ये क्रिसमस से ठीक पहले का बूझ धमाका सोशल साइट्स पर भी खूब शेयर हुआ। कोई इसे सही मान ले या गलत, लेकिन सेहत के लिहाज से ऐसे कानून को कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जहां लिकर सेलर्स की ऐश हो और शराब इनकी सेहत पर भारी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। फेस्टिवल का हैंगओवर वाकई बुरा होता है क्योंकि खाने पीने के बाद बेचारे वजन और पेट की हालत खराब हो जाती है। जर्मनी में हेल्थ कॉन्शियस लोगों ने इसी समस्या के समाधान के लिए क्रिसमस रन आयोजित की। रनिंग शूज और सेंटा कैप में निकले लोगों ने बर्लिन में दौड़ लगाई, क्योंकि क्रिसमस की एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने के लिए इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। और इस दौड़ का नाम रखा गया रोस्ट गूस डाइजेस्टिव रन। और वाकई लोगों ने ताजी बर्फ पर खूब दौड़ लगाई। तो विदेशों में अनोखी चीजें दिखती रहती हैं, तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं। हमारे यहाँ जिंदा मुर्दाबाद के नारे लगते रहते हैं और यहाँ कुछ रंगीन तस्वीरें दिखती रहती हैं। लोग काफी चल करते हुए, हंसते, गुनगुनाते, दौड़ते हुए। और हमारे यहाँ अगर इतने बड़े संख्या में लोग नजर आते हैं तो वहां पर जिंदाबाद
मुर्दाबाद के नारे लगते जरूर हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। रीति और रिवाजों का क्या, वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे क्रिसमस के बाद दौड़ लगाने के रिवाज हो, हमने आपको दिखाया भी, या फिर लड़ाई झगड़े का। जहां ये तस्वीरें आप पेरू की हैं जो आप देख रहे हैं, जहां एक रिवाज ऐसा भी है जहां एक दूसरे से जबरदस्त लड़ाइयां हो रही हैं लड़कियों के बीच। देखिए जरा, दे घुसा, कुछ ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद भी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं वैसे लोग। तो हार जीत का कोई मतलब नहीं है, बस रवायत है, मस्ती है जो लोग निभाते जा रहे हैं। और देखकर लग रहा है कि काफी सीरियस लड़ाई हो रही है। बीच में लग रहा है कि रेफरी भी मौजूद हैं। और जब मामला शायद संगीन हो जाता है तब बीच बचाव कर लिया जाता है। तो रिवाज बहुत सारे हैं, कस्टम्स बहुत सारे हैं। और कहते हैं कि जीने का जज्बा हो तो मौत को आसानी से मात दी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं हिम्मती डॉग की, जिसने कई फीट गहरे कुएं में गिरने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। उसके जीने के जज्बे ने उसे फिर से नई जिंदगी दे दी। देखिए जरा। अगर आप किसी गहरे कुएं में गिर जाएं तो क्या होगा? क्या आप बाहर निकल पाएंगे? सोचकर भी डर लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस डॉग के साथ, जो अचानक कुएं में गिर गया। चारों ओर पानी और गहरा कुआं, इसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया। लेकिन हिम्मत तो देखिए, खुद को मौत के मुंह से बाहर निकालने के लिए उसने बार बार कोशिश की। मुंह से रस्सी को पकड़ता ये बहादुर एक या दो बार नहीं बल्कि 9 बार अपनी कोशिश में नाकामयाब रहा। जितनी बार रस्सी को पकड़ ऊपर पहुंचता उतनी बार रस्सी मुंह से छूट जाती और फिर पानी में गिरकर जिंदगी को जीतने की एक नई कोशिश में जुट जाता। देखिए, ये इस बहादुर की 10वीं अटेम्प्ट है जिसमें वो कामयाब रहा। रस्सी को मुंह से पकड़कर कुएं तक पहुंच गया और कुएं के डरावने अंधेरे से खुद को बाहर निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जरा कल्पना करिए कि कभी आप जू घूमने जाए और वहां कोई बंदर आपका स्मार्टफोन झपट ले तो क्या होगा। इंडोनेशिया के तमाम सफारी पार्क में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर जू में आई एक लड़की का स्मार्टफोन बंदर को पसंद आ गया और फिर क्या था, मौका देखकर बंदर ने चौका मार दिया और फोन खींच लिया अपने पास।